हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। तो हमारी जो लास्ट की क्लासेस हुई थी वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हुई थी और हमने उसका दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था। और आज एक हम नया टॉपिक लेके आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में ही, और वो नया टॉपिक है भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की ज़रूरत क्यों पड़ी, हरित क्रांति का विकास कैसे हुआ, हरित क्रांति के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं थी, यानी कि कुछ आलोचनाएं की गई उनके बारे में, उनकी कुछ सफलताओं के बारे में। तो हम इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और हरित क्रांति के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें जानेंगे। जैसे 1966 में भारत में वृहद मात्रा में अकाल पड़ा था। तो अकाल पड़ने के बाद क्या होता है कि अकाल जैसे ही पड़ा तो खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो इसके पीछे का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि इरिगेशन या सिंचाई के लिए अनुकूल व्यवस्था नहीं होना, या फिर और भी कई व्यवस्थाओं की कमी होने की वजह से क्या हुई कि कृषि उत्पादकता यानी कि खाद्य फसलों का उत्पादन लगातार नियमित रूप से नहीं हो पाया, और इस वजह से भूखमरी की स्थिति आ गई। लोग खाने की कमी की वजह से मरने लगे। तो बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा भीषण अकाल आया था 1966 में। तो इसके बाद ये फैसला लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो। लेकिन कुछ लोगों को श्रेय जाता है इस चीज़ का, हरित क्रांति लाने का भारत में। और जो वैश्विक स्तर पर भारत में हरित क्रांति लाएं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम हरित क्रांति के बारे में। सबसे पहले अगर देखा जाए कि हरित क्रांति का जो श्रेय है वो वैश्विक स्तर पर किन्हें जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, किसने हरित क्रांति को लाया, तो उनका नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इन्होंने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड में वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति को लाया। तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि अगर वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को। उनका पूरा नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। उसके बाद अगर कहा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं या हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है वो दिया जाता है MS स्वामीनाथन जी को। और कहा गया अगर कृषि में की उत्पादकता को बढ़ानी है या नियमितताओं को बढ़ानी है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में कृषि जो है वो ज़्यादातर वर्षा पे डिपेंड करती है, वर्षा ऋतु पर। अगर बारिश होती है तो बारिश पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो ज़रूरत है कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि बारिश एक जैसी हो, कई क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होती है, कई क्षेत्रों में काफ़ी कम बारिश होती है। तो भारत में वर्षा का असमान वितरण है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वर्षा अगर इस वर्ष अगर अच्छे तरीके से बारिश हुई है जो कृषि के अनुकूल है, तो अगले वर्ष भी उसी तरीके की बारिश हो। तो इस तरीके के कंडीशंस आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि इस चीज़ से इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ वैसे चीज़ों की ज़रूरत होगी जिससे क्या हुआ, जो हमारे कृषि उत्पादन जो है वो नियमित होते रहे, रेगुलर होते रहे, रुकावट ना हो। तो इस वजह से हरित क्रांति को भारत में लाया गया। लेकिन जो तुरंत जो रीज़न था, बोल सकते हैं कि 1966 का जो सूखा है ये इसका मुख्य कारण है। तो भारत में इसका श्रेय जो है वो MS स्वामीनाथन जी को जाता है। और इसे एक और चीज़ भी इसमें विकास होता है। इसका इंटेंशन क्या था, किस चीज़ का विकास करना, बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी। तो देखते हैं कि कृषि में जो मुख्य योगदान किसका होता है, बीज का होता है, उर्वरक का, सिंचाई का होता है। बीज की ज़रूरत होती है पौधों के उत्पादन के लिए, दूसरी चीज़ की सिंचाई की ज़रूरत है, और तीसरी चीज़ की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उनमें जो उर्वरकों की कमी होती है वो उसकी ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी का विकास इस क्षेत्र में किया गया। तो नए जो बीज है
हाइब्रिड बीजों को लाया गया उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, और सिंचाई के लिए कई व्यवस्थाएं की गई, नहर व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर नहर बनवाए गए। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई हरित क्रांति के समय। लेकिन देखा जाए तो हरित क्रांति की व्यवस्था उन क्षेत्र में की गई जहाँ पे सूखा पड़ता है, जो क्षेत्र जो, तो हम जानते हैं कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी एरिया है वहाँ पे वो ज़्यादा सूखा एरिया है, तो ज़्यादातर ध्यान देखा जाए हरित क्रांति में वहीं पे दिया गया। जैसे पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में हरित क्रांति पर ध्यान दिया गया ज़्यादातर, जबकि बाकी के क्षेत्रों को वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ पे तो बारिश मतलब नियमित रहती है, तो इसी वजह से वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या होता है कि जो हरित क्रांति की शुरुआत होती है कि 1966 में होती है, लेकिन 1966 और 67 में इस दौरान पंजाब और हरियाणा, जैसा कि हमने कहा कि इन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान दिया गया हरित क्रांति का, तो पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में 1966 से 67 इस एक साल के दौरान काफ़ी कृषि उत्पादकता में वृद्धि देखी गई। क्योंकि पहली चीज़ कि आपको बीज प्रोवाइड कर दी जा रही है, दूसरी चीज़ है आपको उर्वरक मिल रहा है, फर्टिलाइजर्स आपको जब मिल ही रहे हैं, तीसरी चीज़ सिंचाई की व्यवस्था, नहरों का जाल बिछाया गया, नहर व्यवस्था किए गए। तो इस वजह से क्या हुआ, इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई और इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। लेकिन मुख्य जो फसल थी गेहूँ थी तो फ़ायदा तो काफ़ी हुआ, लेकिन बहुत सारे आलोचनाएं भी हुई कि हरित क्रांति में ये चीज़ों में कमी थी, ऐसे हुआ, काफ़ी कुछ विवाद भी आए। उसके बाद द्वितीय हरित क्रांति भी आई, इसका द्वितीय चरण आया। तो आइए देखते हैं कि हरित क्रांति के जो पहले चरण की क्या क्या आलोचनाएं थी, उनकी क्या क्या कमियां निकाली गई उनमें। तो देखते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं भारत में हरित क्रांति का। तो बोला गया कि पंजाब और हरियाणा में विकास हुआ, जबकि बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य पिछड़े रह गए। तो पंजाब और हरियाणा में भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, तो वो ज़्यादातर वहाँ पे ज़्यादा सूखे की समस्या उत्पन्न होती है, वहाँ पे बारिश काफ़ी कम समय के लिए होती है। तो इस वजह से भारत सरकार द्वारा जो है हरित क्रांति पे ज़्यादा जोर उन्हीं क्षेत्रों में दिया गया। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ भी इन्हीं राज्यों को हुआ। तो इसमें आलोचनाएं क्या हुई, कहा गया कि जैसे कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ, जबकि उत्तर पूर्वी राज्य बिहार उड़ीसा जैसे राज्य पिछड़े रह गए। दक्षिण राज्य मतलब केवल देखा जाए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होती है भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में। उसके बाद कहा गया कि इसका लाभ केवल बड़े किसानों को हुआ, छोटे व सीमांत किसान क्या हुए, मतलब इसके लाभ से वंचित रह गए। तीसरी चीज़ कि मुख्य लाभ जो है वो गेहूं की और चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, वो बाकी दलहन तिलहन जैसे कई सारी फसलें हैं उन पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया गया। तो ये काफ़ी मुख्य आलोचना थी, क्योंकि ज़रूरी है कि हमें सारी चीज़ें, अगर खाद्य उपलब्धता को बढ़ाना है और सारी चीज़ों के उत्पादन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ना कि केवल चावल और गेहूँ। उसके बाद हरित क्रांति प्रदेशों में मिट्टी में लवणता व क्षारीयता की समस्या देखी गई। तो क्या होता है कि जब हम मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, पहली चीज़ कि हाइब्रिड बीजों का हमने उपयोग किया, उसके अलावा दूसरी चीज़ कि हमने जो है उर्वरक की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो उर्वरक का उपयोग करने से हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उर्वरक का उपयोग करने से उत्पादन में तो वृद्धि काफ़ी ज़्यादा होती है और तुरंत वृद्धि होती है, लेकिन मिट्टी क्या होता है, मिट्टी की उर्वर क्षमता जो है, फर्टिलिटी जो है वो कम होती जाती है। तो देखा गया कि जिन जिन रीजन में हरित क्रांति होती है, तो उन प्रदेशों में मिट्टी में जो है लवणता और क्षारीयता की समस्या हो गई। तो एसिडिक और बेसिक हो गए थे जो वहाँ की मिट्टियाँ जो थी, जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई गई, हरित क्रांति की व्यवस्था की गई। तो क्योंकि उर्वरक हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो मिट्टी है, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होते जाती है। तो ये सारी जो आलोचनाएं हुई हरित क्रांति से रिलेटेड। उसके बाद फिर आता है हरित क्रांति का दूसरा चरण।
दूसरा चरण जो है वो 1987 में देखा गया और कहा गया कि 14 राज्यों के 169 जिलों को चुना जाता है इसमें। अब और तीसरी चीज़ की बोला गया कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसके तहत जो है वो निर्णय लिया गया कि हरित क्रांति का दूसरा चरण लाया जाए और दूसरे चरण में ये सुनिश्चित करना होगा, दूसरे चरण में हमें ये देखना होगा कि जिन जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव कम देखने को मिला, यानी कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया जिन जिन क्षेत्रों में, अब की बार उन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसके अलावा उर्वरक के छोटे छोटे पैकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे छोटे, ताकि छोटे मतलब जो जो कमियां थी, जो जो कमियां उभर के आई थी, तो इन्हें जो है इन कमियों को कम करने की कोशिश की गई थी हरित क्रांति के द्वितीय चरण में। तो हरित क्रांति का द्वितीय चरण जो है वो 1987 में आता है। उसके बाद बोला जाता है कि इसमें 14 राज्यों के 169 जिलों को चुना गया और इसका जो प्रभाव है, हरित क्रांति के प्रभाव को पूर्वी भारत, पठारी भारत, तटवर्ती भारत में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए इसके द्वितीय चरण में इस पे ध्यान दिया गया और कहा गया कि केवल ये सीमित क्षेत्रों तक सिमटे नहीं रह जाएंगे। जैसे उत्तर पश्चिमी राज्य में जो था ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला था। तो इस प्रकार से हरित क्रांति के द्वितीय चरण को पर जो है इन कार्यों पे बल दिया गया। उसके बाद द्वितीय हरित क्रांति, तो इसे सदाबहार क्रांति भी कहा गया। सदाबहार हरित क्रांति। तो उसके बाद बोला गया कि देखा जाए कि कृषि उत्पादकता में लंबे समय तक वृद्धि तभी होगी जब हम उसमें जैविक खाद का उपयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा अधिक सिंचाई नहीं करेंगे। अधिक सिंचाई से क्या होता है, मिट्टी का क्षरण होने लगता है। तो इसी वजह से कि किस तरीके से क्या किया जाए उन मिट्टी मतलब उत्पादकता भी बढ़े और उसके अलावा क्या हो, जो मिट्टी की में लवणता और क्षारीयता भी ना बढ़े, मिट्टी जो है वो हमेशा के लिए उर्वर बनी रहे, हमेशा फर्टाइल बनी रहे। तो इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया सदाबहार क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति में। तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है, APJ अब्दुल कलाम को द्वितीय हरित क्रांति का जो है जनक कहा जाता है, या फिर बोल सकते हैं सदाबहार क्रांति का। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, लंबे समय तक कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाना। और कृषि उत्पादकता में लंबे समय तक वृद्धि लाने के पीछे क्या करना होगा, ताकि मिट्टी की उर्वर क्षमता हमेशा बनी रहे, इसलिए जैविक खाद्यों का उपयोग और भी जल संचयन, वर्षा जल संचयन पर ध्यान दिया गया। तो इस तरीके से सदाबहार क्रांति पर बल दिया गया। तो आज जो है हमारा जो हरित क्रांति का ये टॉपिक है यही ख़त्म होता है। तो एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं। हरित क्रांति जो है वो बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी पर आधारित है, यानी कि जिसमें बीज, हाइब्रिड बीज का उपयोग किया गया। दूसरी चीज़ थी कि उर्वरक का ज़्यादा उपयोग किया गया उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। और तीसरी चीज़ सिंचाई, नहर व्यवस्था की गई सिंचाई करने के लिए। इसका श्रेय अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जाता है। वहीं भारतीय स्तर पर अगर बोला जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन होंगे। इसका जो वर्ष था वो 1966 था और इस हरित क्रांति की वजह से 1966 to 67 लगभग एक साल के अंदर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। इसका मेन रीज़न जो था 1966 का जो है सूखा, इसको हरित क्रांति को लाने का मुख्य कारण ही था। 1966 में जो सूखा आया था भारत में, ये इसका मुख्य कारण था। दूसरी चीज़ की जो हरित क्रांति में कुछ आलोचनाएं की गई, तो वो आलोचनाएं की क्या थी, तो देखा गया कि जो केवल भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ही इसमें हरित क्रांति का जो प्रभाव देखने को मिला, उत्पादकता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, जबकि बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य जो है वो पिछड़े हो गए। यहाँ पे जैसे हमने देखा हरित क्रांति के द्वितीय चरण में तटवर्ती इलाकों, पूर्वी पठारी भागों में भी ध्यान दिया गया, तो वैसा नहीं था हरित क्रांति के पहले चरण में। इसके तहत केवल बड़े किसानों को ही लाभ मिला, जबकि छोटे व सीमांत किसान जो है वो वंचित रह गए हरित क्रांति के लाभ से। तीसरी चीज़ है कि इसका मुख्य लाभ गेहूं, चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ही किया गया। बाकी जो फसलें हैं जैसे दलहन, तिलहन आदि फसलों के उत्पादन पे ध्यान नहीं दिया गया।
हरित क्रांति प्रदेशों में देखा गया, ये भी ऑब्जर्व किया गया कुछ दिनों के बाद, उर्वरक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का उपयोग करने से क्या होता है कि मिट्टी का जो उर्वरता जो है वो कम देखी गई, मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की समस्या देखी गई। उसके बाद हरित क्रांति का द्वितीय चरण 1987 में आता है और 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस चीज़ का फैसला लिया गया कि जो कमियां आई हरित क्रांति के पहले चरण में, उन कमियों में सुधार किया जाए। और इस तरीके से 14 राज्यों के 169 जिलों को चुना गया और इसमें ये ध्यान दिया गया केवल भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ही नहीं बल्कि भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है और तटवर्तीय क्षेत्र में भी कृषि उत्पादकता में वृद्धि किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है द्वितीय हरित क्रांति। इसे सदाबहार क्रांति भी कहते हैं। इसका जो श्रेय है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाता है और उन्होंने ये कहा, इसका मतलब मुख्य जो लक्ष्य था वो था कि कृषि उत्पादकता में तत्काल वृद्धि ना करा के, मतलब तुरंत बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसा करना है जिससे वो उत्पादकता जो है वो लंबे समय तक बनी रहे। इसके लिए मिट्टी की उर्वरता को भी लंबे समय तक बने रहने की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने ये कहा कि हमें मिट्टी में जैविक खाद्यों का ज़्यादा उपयोग करना उर्वरक के साथ साथ। दूसरी चीज़ है वर्षा जल संचयन, ताकि क्या हो कि जल का जो है अच्छे से उपयोग हो। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें की गई। और तो इस तरह से हरित क्रांति जो है, आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।